हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स पे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर है हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीबीटी बेट 2020 एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम डीबीटी जेआरएफ 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में इस क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट टॉपिक्स को देखा था, स्टडी किया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में भी हम 2019 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो ये क्वेश्चन है जनरल बायोटेक से और ये पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमिन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, all the DNA strands of the cell containing 4 chromosomes। ओके, सो क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन, बिकॉज कभी कभी काफ़ी आसान क्वेश्चन ही नेगेटिव मार्किंग दे जाते हैं। ओके, सो all the DNA strand of cell containing 4 chromosomes are labeled। ओके, सो 4 क्रोमोसोम है जिसके सारे DNA strands जो हैं वो लेबल्ड किए हुए हैं। आफ्टर वन डिवीजन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल विल हैव लेबल्ड DNA। ओके, तो यहाँ पे जो 4 क्रोमोसोम्स है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स, उसमें सारे स्ट्रैंड जो हैं, यानी टोटल कितने स्ट्रैंड हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम है तो 8 स्ट्रैंड्स हो गए। ऑल 8 स्ट्रैंड्स आर लेबल्ड। नाउ एक बार मैं यहाँ दिखाती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये डीएनए है, इनके बोथ स्ट्रैंड्स क्या है, लेबल्ड कर दिए गए हैं। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड रह जाएगा एंड एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ओके, सो एक डीएनए जो है वो हमें 2 डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड करेगा, 2 डॉटर डीएनए प्रोवाइड करेगा जो अलग अलग डॉटर सेल्स में जाएंगे। ओके, अगर एक है तो उसे हमें कितने लेबल्ड डीएनए स्ट्रैंड मिल रहे हैं, 2। अगर सेम इसी तरह 4 क्रोमोसोम्स हैं देन हमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स मिलेंगे जो कि क्या रहेंगे, लेबल्ड रहेंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड कि एक डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स जो हमें लेबल्ड मिलेंगे। सो यहाँ पे टोटल 8 डीएनए क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे जो कि लेबल्ड है, 4 एक डॉटर के लिए और दूसरे 4 जो होंगे एक डॉटर सेल्स के लिए। तो इस तरह से एक डॉटर सेल के अंदर हमें टोटल 4 ऐसे डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे जो कि लेबल्ड होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one of the following statement is incorrect about the facilitated diffusion। so first मैं थोड़ा बता दूं facilitated diffusion क्या है। so facilitated diffusion is the transport of substances across a biological membrane through a concentration gradient by means of carrier molecules। so यहाँ पे क्या हो रहा है, diffusion हो रहा है with the help of carrier molecule, और ये diffusion जो होता है along the concentration gradient होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। जस्ट लाइक अ सिंपल डिफ्यूजन जैसे उसमें होता है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग हो रहा है। सो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है सबसे पहले तो इनकरेक्ट अबाउट द फैसिलिटेटेड, यानी जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा हमें वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, इट्स रेट इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन। सो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह के कैरियर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस वजह से जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं एंड ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन
बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो इस वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकेंड, द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज इररिलेवेंट फॉर इट। ओके, थर्ड कह रहा है इट कैन बी सैचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। एंड फोर्थ है इट वर्क्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अभी हमने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ना कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस स्टेटमेंट अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज रॉन्ग। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Okay. Next question. Variable number of tandem repeats or VNTR in DNA molecule are highly useful in. So यहाँ पे आपको 4 मेथड दे दिए गए हैं जिसमें से हमें पता करना है कि कौन से ऐसे टेक्निक हैं जिनमें कि VNTRs वेरी यूजफुल हैं. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं डीएनए रिपेयर को. सो इन केस ऑफ डीएनए रिपेयर देयर इज नो यूज ऑफ VNTRs. वहाँ पे VNTRs बेसिकली क्या होते हैं? VNTRs आर द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. These are the highly repetitive sequence present in the chromosomes and they are distributed randomly. Okay, so ये randomly distributed होते हैं. अब नाउ यहाँ पे डीएनए रिपेयर में हम VNTRs का कोई यूज़ नहीं करते हैं. जीन एनोटेशन इज अ टेक्निक जहाँ पे कि हम डिफरेंट जीन के सीक्वेंसेस की एक्टिविटी क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं. सो ऑल्सो वी डोंट यूज VNTRs. VNTRs are basically used as a marker because they are present randomly to everywhere in the chromosome. So because of that we can use it as a marker. So that there are two techniques like fingerprinting and footprinting. Those techniques are remain left. In case of footprinting, we analyze the gene sequence where the proteins, basically the transcription and different factors are get bind. So in this technique we analyze the protein binding sequences. Okay, and the last option is fingerprinting. In case of fingerprinting, with the help of VNTRs, we determine how the two individuals are related to each other. So the correct answer is option number A. Okay, so correct answer option number A हो जाएगा. Okay, DNA fingerprinting is basically a technique based on the repetitive sequences which are highly variable called VNTR. These VNTR are very similar among the related individuals and so much variable among the unrelated individuals. So clear है सबको? Next question है bovine spongiform encephalopathy is a disease caused by. So why spongiform encephalopathy को हम लोग मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं एंड ये बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जो कैटल्स में होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं एनिमल्स जो है इन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगते हैं. दे फील ट्रबल इन वॉकिंग, दे ऑल्सो स्टार्टिंग वेट लॉस. सो आगे जा कर के देखा जाता है कि जो काउज होते हैं वो खुद को मूव करने में अनेबल होने लगती है, खुद को खड़े रखने में सक्षम नहीं रहती हैं. तो ये बेसिकली होता है पायरन्स की वजह से. Pyrons are the protein sequences and because of the pyrons this diseases occur. Okay, so the correct option is option number 3 and this question is asked from the general biotic unit number 4. So guys, I suggest you please pay special focus or special attention on the unit number 4 because it is really very important and lots of questions in 2019 is asked from this unit. Okay, so इस टॉपिक पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used to study the structural detail of biological tissue using freeze fracture technique. So what is freeze fracture technique? So freeze fracture technique
is a biological technique in which we break down the especially physically breaking apart a frozen biological sample. Okay, so when we have to study inside the cell, what we do, we freeze it, and after the freezing we fracture these cells so that they can exposed out, ताकि उनका जो अंदर का पार्ट होता है वो इजिली एक्सपोज आउट हो जाए और हम उस एक्सपोज पार्ट को वैक्यूम डिपोजिटेड प्लैटिनम कार्बन के थ्रू क्या करते हैं, उसे हम अच्छे से प्रिजर्व करते हैं उसके पोजीशन को, और उसके बाद वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस रेप्लिका को स्टडी करते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, that is transmission electron microscopy. Okay, and this question is come from the general biotic unit number 2. Okay, now the next question is, which one of the following assures prevention of polyspermy in egg? Okay, so what happens when the sperm get attached during the fertilization? When the sperm get attached with the egg, it is slowly secreted enzyme which help it to penetrate through the egg wall, and after the entry of sperm, the egg contains some cortical granules. These granules start exocytosis. Okay, and because of this exocytosis, this outer layer is become very hard, and this is because of that the no next sperm or more than one sperm is now able to enter into the egg. So with the help of cortical granules, the polyspermy is blocked. So the correct option is option number B. The cortical reaction blocks the polyspermy. Okay, so moving to the next question number 24. Cytotoxic T cells generally recognize antigen in association with option A, class 2 MHC determinants, option B, class 1 MHC determinant, option C, class 3 MHC determinant, option D, HLA-DR determinants. So this question is again from General Biotic and unit number 4. Correct answer is option number B. So cytotoxic T cells generally recognize antigen in association with the class 1 MHC determinants. Okay, so correct option is option number B. Okay, this is the correct option. Moving to the next question number 25. With reference to protein precipitation by organic solvent, which one of the following statement is incorrect? So ये जनरल बायोटेक यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें आपको प्रोटीन के प्रॉपर्टी के बेसिस को याद रखना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, it is not influenced by the pH. We all know that pH is highly affecting the proteins, so this option is incorrect. Okay, next is, it is depend on the charge in dielectric constant. Third option is, it is unaffected by the ionic strength. It is also wrong statement. It is independent of the molecular size of the protein. This is also wrong. So the correct statement is option number B. It is depend on the charge in dielectric. It is depend on the change in dielectric constant. So with the change in dielectric constant, the rate of precipitation is also changes. Okay, so that's all for today's lesson. So thanks for watching my video. For more information and query, please join me on Telegram. This is my channel name on Telegram. My channel name is Life Science Tutorials. So there you can also join me. Please subscribe my channel as
Bala Tutorials. Please hit the bell icon and subscribe my YouTube channel S Bala Tutorials, one-stop solution for all life science examinations. Thank you. Bye bye.